से हम लोग इतिहास शुरू करते हैं। तो इतिहास पढ़ें कैसे और तरीका क्या है, ये तैयार कैसे होगा हमको। तो सबसे पहले ये जानिए कि इतिहास आया कहाँ से है, इतिहास कहते किसको हैं। तो इतिहास वह है जो किसी समय को अगले समय में क्या परिवर्तन हुआ और क्या निरंतरता है, प्राचीन से आज तक क्या क्या बदला बीच बीच में और क्या क्या लगातार चला, इसी को जानना ही इतिहास कहते हैं। ठीक, परिवर्तन और निरंतरता को जानना ही इतिहास कहलाता है। जो अभी वर्तमान है कुछ घंटों बाद या कुछ सेकंड बाद इतिहास बन जाता है, जो बीत रहा वो सब इतिहास होता जाता है। अब जैसे अभी तो है तो हम लोगों के पास लिखने पढ़ने की शैली है, हम लोग लिख ले पा रहे हैं, लेकिन प्राचीन इतिहास को कैसे जाना गया, ठीक, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ा जाए। तो प्राचीन इतिहास को जानने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोगों को देखिए कभी मिट्टी खुदाई उदाई होती रहती है तो बहुत सारे सामान वामान निकलते रहते हैं, ठीक, कंकड़ पत्थर मूर्तियाँ विभिन्न सारी ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। इसका मतलब यहाँ पहले ये सब चीज़ें कुछ न कुछ था। तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं प्राचीन इतिहास को। एक होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब वे वस्तुएं जो हमें खुदाई के दौरान मिली हैं। पुरातात्विक मतलब खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुएं। और दूसरा है साहित्यिक। साहित्यिक का मतलब ये हुआ कि वे कुछ किताबें जो पहले लिखी गई हैं उनसे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हमारा इतिहास जानने का दो स्रोत हो गए प्राचीन इतिहास। कौन कौन सा? पुरातात्विक मतलब खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं के आधार पर। दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक जो खुदाई होती है उसमें कई सारी वस्तुएं मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं। अब अभिलेख क्या है? अगर अभिलेख को आप देखेंगे, पत्थर हो गया, शिला हो गई, कोई कठोर वस्तु हो गई जिस पे लिखा जा सके तो उसको कहते हैं अभिलेख। पत्थर, शिला, पाषाण, स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा, ठीक है। ताम्रपत्र, तांबे का पत्ता होता था, ताम्रपत्र, और उसके बाद दीवार पे लिखा जाता है, ठीक। और मूर्तियाँ, प्रतिमा पे बना के उस पे लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं ये अभिलेख होती हैं। ये कभी मिटती नहीं। तो कब लिखी गई हैं, क्या लिखी हैं, हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखी गई हैं या चित्र बनाई गई हैं, ठीक। इन आधार पे जब हम पढ़ते हैं तब उसको कहते हैं अभिलेख। दूसरा है स्मारक और भवन। तो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, क्या आज की तरह सीमेंट लगा हुआ है, क्या आज की तरह ईंटों से बनी है कि पत्थर से बने हैं, ठीक। भवन कैसे बने हैं, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, ठीक। इन सब को जानने की व्यवस्थाएं पुरातत्व के अंतर्गत आती हैं। फिर मूर्तियाँ मिली तो कैसे मिली, अगर बहुत सारी मिली हैं तो सामान्य जन की हैं, विशिष्ट कोई मिली तो इसका मतलब देवी देवता है। पूजा की व्यवस्था थी कि नहीं थी। मूर्तियों से हमको पता चलता है कि वहाँ की सभ्यता कैसे थी। अगला है चित्रकला। चित्रकला मतलब जो चित्र बनाए थे वहाँ के लोगों ने कैसे बनाए हैं, चित्रों के आधार पर हम जो जानते हैं वो। फिर उसके बाद जैसे भीमबेटका का भी बताते हैं इसको। फिर मुहरें हैं। मुहर मतलब जो लगाया जाता है किसी पे, मुहरें, ठीक। तो वो मुहरें कैसे बनी हैं, किन धातुओं की बनी है या किन वस्तुओं की बनी है। अगर जिन धातुओं की बनी है इसका मतलब उन लोगों को उन धातुओं का ज्ञान था, हाँ। तो इन सबको हम जिस विधि से जानते हैं, जहाँ जो मिलेगी उसी के आधार पर उनका अनुमान लगाया जाता है। प्राचीन इतिहास में कुछ भी कन्फर्म नहीं है। जिस विद्वान को जो मिला अपने अनुसार जो बता दिया, अनुमान लगा कि वही सही है, ठीक। तो इसमें ये मत कहिएगा कि ये ऐसे था, किसी दूसरे ने वो कहा तो दोनों था, हमको ऐसे पढ़ना है, ठीक। क्यों? क्योंकि जैसे कोई वस्तु देखिए, एक वस्तु रखी हुई है, आप देखेंगे तो आप हो सकता है उसमें कोई दूसरा बताएं, हम देखेंगे तो हमारा देखने का तरीका दूसरा है, तीसरे का देखने का तरीका अलग है। तो 3 लोगों ने 3 तरीके से बताया, लेकिन है तो वस्तु वही, ठीक। तो प्राचीन इतिहास में ये समस्याएं सामान्य नए लोगों के लिए होती हैं कि बताए थे वो, फिर ये बता रहे हैं, ये समस्या होगी। तो उसमें ये मतलब है कि जिस विद्वान ने जैसा देखा, जो उसकी समझ में आया उसके अनुसार बताया है, ठीक। साहित्यिक में साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक देसी साहित्य या भारत का साहित्य, दूसरा विदेशी। विदेशी साहित्य में क्या आएंगे, तो जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं कि जब यहाँ आएंगे तो यहाँ का समाज कैसा है, भोजन क्या है, पहनावा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, तो वो विदेशी स्रोत हो जाएंगे।
विदेशी स्रोत में 3 होंगे, यूनानी होंगे, चीनी होंगे और अरबी लेखक होंगे, 3 होंगे। इसमें देखिएगा तो यूनानी में मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, निरियाका, अरिस्टोबुलस, ये हो जाएंगे। चीनी में फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये क्रम से हैं क्योंकि पेपर जो आते हैं उसमें क्रम पूछता है, तो क्रम से बनाए हैं। अरबी में आ जाइए अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता आ जाएंगे। और हैं, इतने नहीं हैं, केवल हम इनको बता रहे हैं और लिस्ट बहुत लंबी होगी, वो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, अब जब भारतीय साहित्य की तरफ जाएंगे तो भारतीय साहित्य में 3 तरीके से हमको किताबें मिलती हैं। एक ब्राह्मण साहित्य मिलता है या धार्मिक साहित्य मिलता है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि सभी धर्म समान है, ठीक है, किसी विशेष को नहीं। एक संगम साहित्य, संगम साहित्य दक्षिण में चलता है, दक्षिण भारत में कौन सा साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में अगर आएंगे तो ब्राह्मण, जैन और बौद्ध साहित्य 3 पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य जो होते हैं ये आस्तिक होते हैं और ये दोनों नास्तिक हैं। नास्तिक मतलब वेदों को ना मानने वाला। एक चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि देवताओं को ना मानने वाला, भगवान को ना मानने वाला, वो नास्तिक नहीं होते। वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। ये अभी आप लोग जहाँ पढ़े हैं उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब क्या होगा, वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं, वेदों को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं। अब इसमें ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध और जैन। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य पहले था, इसके विरोध में बौद्ध और जैन की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठोर था। ठीक है, ये सारी हैं। अब जब ब्राह्मण साहित्य में आएंगे तो वेद पढ़ना। वेद है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय, कौशिकी और 2 गोपथ मिलेंगे और हैं, केवल मैं कुछ महत्वपूर्ण को नोट किया हूँ। आरण्यक मतलब ऐसे ग्रंथ जो आरण्य में जंगल होता है, जंगल में लिखे गए हैं, तो तैत्रीय, मैत्रायणी और ऐतरेय आ जाएंगे। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ये भी है। फिर उपनिषद आएंगे तो उपनिषदों की संख्या बहुत है। ठीक, लेकिन छांदोग्य, कठ और बृहदारण्य कुछ मुख्य उपनिषद हैं। वेदांग आएंगे तो वेदांग 6 हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये हो जाएंगे। फिर उपवेद आएंगे तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ऐसे 4 उपवेद हैं। षड्दर्शन आ जाएंगे। ठीक, षड्दर्शन जो वेदों को मानते हैं। ठीक, ये क्या होंगे? आस्तिक। और इसके अलावा जो नास्तिक होते हैं, तो आस्तिक में 6 आएंगे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य कपिल मिल, योग के पतंजल, न्याय के गौतम, वैशेषिक कड़ाट, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण, इन सब के प्रवर्तक हैं। तो ये आगे भी पढ़ा जाएगा, केवल जानना है कि हमको इतिहास पता कैसे चला है प्राचीन का। ठीक, फिर महाकाव्य, रामायण और महाभारत, इससे भी जानकारियाँ मिलती हैं। पुराण में आ जाइए, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, तो वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, युद्ध कैसे होते थे, क्या नियम कानून थे, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, बच्चों की क्या, वृद्ध कैसे थे। ठीक है, और अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, घर का मुखिया कौन होता था, गांव का मुखिया कौन होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं इन ग्रंथों से। फिर स्मृति ग्रंथ है, स्मृति मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको प्राचीन इतिहास जानने की ये इतने स्रोत हैं। अब बौद्ध साहित्य में आओगे तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंदपनो, बुद्ध चरित और दिव्यावधान, इतने ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ हैं। इनसे हमको जानकारी मिलती है समाज के बारे में। जैन साहित्य में आ जाओगे, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये हैं, ये जैन साहित्य हैं। इनसे भी हमको हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, जानकारी। अब इसमें से एक एक अभिलेख हैं, तो अभिलेख को अभी पढ़ेंगे। ये पूरा चार्ट इसीलिए बना है कि इसको पढ़ना। अभिलेख पढ़ेंगे, स्मारक क्या है, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मुहर। फिर साहित्य पे आएंगे, भारतीय साहित्य, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, संगम साहित्य। ये क्रमबद्ध रूप से हमको सब एक एक टॉपिक को पढ़ना है, तब सिंधु सभ्यता पहुँचेंगे। पहले समझ लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में हम आपको बताएंगे, उसके बाद सिंधु सभ्यता पहुँचेंगे, तब इतिहास की शुरुआत होगी। ठीक,
धर्मनिरपेक्ष में कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल जाएगा, कल्हड़ की राजतरंगी, पाणिनि का अष्टाध्याय, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, मालविका रघुवंशम, मेघदूतम, बाणभद्र का हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये किताबें हैं, इनके लेखक पूछे जाते हैं। ये किताबें हैं, इनके लेखक पूछे जाते हैं। आगे फिर मिलेगा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखला और जीवक चिंतामण मिल जाएंगे। ठीक, ये किताबें हैं संगम साहित्य की, इनके लेखक अलग से, आगे अभी जब पढ़ा जाएगा तो मिलेगा। कुल मिला के प्राचीन इतिहास जानने के हमारे इतने स्रोत हैं। अब इन एक एक हेडिंगों को हम स्रोत बनाएंगे और फिर पढ़ा जाएगा कौन कौन से कैसे हैं। जैसे अभिलेखों में पढ़ेंगे तो हमको 8-10 अभिलेख पढ़ना पड़ेगा प्राचीन इतिहास का। हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, ऐसे अभिलेख पढ़ने करेंगे। किसने लिखा है, किसके बारे में इसमें वर्णन है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो कहाँ से हमको पता चला कि ये ऐसे ही है, वो सारे स्रोत ये हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता अगर सभ्यता थी तो कैसे थी, नगरीय थी तो कैसे पता चला, इन्हीं स्रोतों से हमको पता चला। ठीक, वहाँ पृथ्वी उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, कहाँ से पता चला, इन्हीं स्रोतों से ही हमको पता चला। ठीक, तो ये थे स्रोत, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं, पहले तरीका समझिए पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। आगे जब हम पढ़ेंगे तो भी इतिहास को परिवर्तन और निरंतरता का स्रोत माना जाता है, तो कैसे शुरुआत कैसे करें हम। तो हमारे पास 3 इतिहास हैं। जो इतिहास है इसके 3 पार्ट हैं। ठीक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक, प्राचीन के 3 पार्ट बनेंगे। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, पहले आद्य है, पहले प्राग है। आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, यही पढ़ना है। प्राक में क्या है भैया, ना हमको लिखने का शऊर था और ना पढ़ने का। ना हम लोगों के पास प्राचीन काल में वह सभ्यता जिसमें ना लिखने का ज्ञान था ना पढ़ने का ज्ञान था। ठीक, तो ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, लिखित पढ़ित और चित्रात्मक, तो उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक, आद्य ऐतिहासिक वह है लिखने का ज्ञान तो था। अब लिखने में 2 होता है, एक कोई भाषा या लिपि लिख दे और दूसरी होती है चित्र बना दे। 2 होता है, एक लेखन शैली होती है, एक चित्र होती है। ठीक, तो इसमें लिखने का ज्ञान तो है लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उस समय वाले पढ़ लेते जो लिखे हैं, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जिसमें लिखने का ज्ञान है लेकिन पढ़ने का नहीं, उसको आद्य ऐतिहासिक। अभी इसको क्रम से पढ़ेंगे, केवल व्यवस्थित करिए कैसे पढ़ना है। फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में लिखने का ज्ञान है और जिसको हम पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक में अभी मुहरे मुहरे जितना पढ़े वो ऐतिहासिक में आएगा। और सिंधु सभ्यता कैसी है, आद्य ऐतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक मतलब लिपि तो है, भाव चित्रात्मक लिपि है, मतलब चित्र बने हैं, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है, तो लिखी तो गई है लेकिन कोई पढ़ पाए तब ना, तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो आद्य में चली जाएगी। ठीक, अब समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है। प्राचीन काल पढ़ना है, मध्यकाल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। प्राचीन काल में 3 इतिहास हो गए, इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, तो पढ़ेंगे कैसे हैं? कुछ अनुमान लगा होगा तो ठीक है, नहीं तो पढ़ तो पा ही नहीं रहे। इसमें लिखा तो है लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये भी अनुमान पे चलेगा। यहाँ से शुरू होता है। ठीक,
ये बात समझ में आई? अब देखिए तो पढ़ें कैसे, क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन पे आते हैं, ठीक, इन दोनों को हटा दे रहे हैं, ठीक। अब यहां शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है? सिंधु सभ्यता। ये आपको 2500 से 1700 ईसा पूर्व। एक समस्या ये है, पहले आप लोग क्लियर करिए इसको। एक मान लीजिए संख्या रेखा है, ये क्या है? 0 1 2 ऐसे ऐसे करके है ना। ये कितना है? 2025। इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस तरीके से आप यहाँ पहुँचिए कितना? 2500 ऋण, ठीक। इसको कहते हैं ईसवी और इसको कहते हैं ईसा पूर्व। ये ऐसे लिखा जाता है। और ये अब हमको बताइए कि जो हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? तो ये वाली नहीं है, ये वाली है। मतलब आज से कितने साल पहले? 2500 प्लस 2000, 4500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग क्या था, 2025 चल रहा है, पहले 2500 पहुंच गए। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। ईसा पूर्व मतलब ऋण वाला। अब ये जीरो क्या है? तो ईसा का जन्म, ईसा मसीह का जन्म जब होता है उसी को जीरो माना गया है। इसीलिए ईसा पूर्व ईसा बाद। समझ में आ रहा है? आया कहाँ से है? ये टेक्निकल चीज़ है, समस्या यहाँ होती है। अभी ईसा पूर्व लिख रहे हैं, बाद में इसमें लिखना शुरू कर देंगे। क्या बदला, क्या बदला, क्या समस्या हुई? ये चीज़ हम पहले क्लियर कर दिए, ठीक। इतना मामला समझ में आया। अब चलते हैं, क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। तो 2500 से ये 1500 1700 कई विद्वानों ने अपने अपने अनुसार, कोई 3000 से 2000 किया है, 7-8 लोगों ने दिया है, वो हम सिंधु सभ्यता में आपकी बात करेंगे, ठीक, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो अभी हम केवल मोटा मोटा लिख रहे हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसमें दो होगा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 तक वैदिक काल पढ़ा जाएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल पढ़ा जाएगा, ठीक। लेकिन हम केवल अभी वैदिक काल लिख रहे हैं, कब तक समय जरूरी नहीं, हम केवल क्रमबद्ध ले चल रहे हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता पढ़ोगे, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद धार्मिक आंदोलन पे आ जाओगे। धार्मिक आंदोलन पे, धार्मिक आंदोलन में 2-3 चीज पढ़ोगे। पहले पढ़ोगे जैन, फिर बौद्ध, फिर ब्राह्मण धर्म, फिर भागवत धर्म, इसी को भागवत कह लीजिए, भागवत धर्म, ठीक है। शैव धर्म, ठीक। इस तरीके से हम विभिन्न धर्म, शाक्त धर्म मुख्यतः ये 2 होंगे, ठीक है। 2-3 यही रहे। हाँ, ये क्रम चल रहा है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक, फिर धार्मिक में जैन पढ़ेंगे, फिर बौद्ध पढ़ेंगे, फिर भागवत पढ़ेंगे, शैव, ये क्रम चल रहा है। पढ़ना कैसे है? हाँ, ये प्राचीन है ना, देखिए प्राचीन में ही हाँ, ऐतिहासिक, वो तो दोनों पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना। हाँ, ये प्राक में आएगा, इसको लिखा गया है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये आएगा। उसके बाद हम ऐतिहासिक चल रहे हैं, वैदिक से ऐतिहासिक काल चल रहा है, ठीक। अगला धार्मिक आंदोलन, जैन, बौद्ध, भागवत, शैव, शाक्त, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। तो ये 16 महाजनपद हमको पढ़ने पड़ेंगे। 16 में कुछ बहुत नहीं है, कुछ खास हैं। मगध को मुख्यतः उसी के इर्द गिर्द पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 16 महाजनपदों के बाद
हम पढ़ेंगे वो कौन सा वंश, मगध साम्राज्य। इन्हीं 16 जनपदों में एक होगा मगध, जो अपने आप को बड़ा करके साम्राज्य स्थापित करेगा। ठीक, 16 छोटे छोटे धीरे धीरे वो एक दूसरे में समाते हुए मगध साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बढ़ जाएगा। तो फिर हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हम 3 वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश, हर्यक पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे और नंद वंश, महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश पढ़ेंगे या महापद्म नंद वंश। सन कहिए तो बताते चले, नहीं तो बहुत जरूरत नहीं, आगे फिर से पढ़ना ही है, तो यहाँ जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। चाहिए होगा 544 से 444, 544 से 444 ईसा पूर्व है ये सब। अभी कहाँ चल रहे हैं हम, ईसा पूर्व चल रहे हैं। उसके बाद 412 से 366, 412 से 366, उसके बाद 344 से 323, 344 से 323, सब ईसा पूर्व है। ठीक, सन हो गए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हखामनी या यूनानी शासक। इसमें आपको पढ़ना होगा सिकंदर, जानते हैं, सिकंदर को पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद आएगा मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य पढ़ना होगा। ठीक, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सबको पढ़ना होगा। फिर मौर्योत्तर काल पढ़ना होगा। मौर्य साम्राज्य बाद मौर्योत्तर। इसमें 2 पार्ट होंगे। जब इसका विघटन होगा तो छोटे छोटे राजा बनेंगे। इसमें 2 पार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, एक विदेशी जो बाहर से आ रहे हैं और एक देसी जो भारतीय हैं। 2 पार्ट बनेंगे, एक विदेशी एक भारतीय। ठीक, तो विदेशी में आपको 4, हिंद यवन, ठीक है, हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, 4 वंश पढ़ेंगे। शक, पहलव, कुषाण। अब इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया, क्रम से कर दीजिए इनको, ये 4 वंशों को। मौर्य वंश जब साम्राज्य खत्म हुआ तब एक तो भारत में कुछ साम्राज्य बने, एक बाहर से ये आक्रमण किए हैं, तो ये बाहरी आक्रमण करता है मौर्य साम्राज्य की बात। और ये दूसरा है भारत में भारतीय राज्य, भारतीय साम्राज्य। ठीक, इसमें भी 4 पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी। शुंग, कण्व और सातवाहन और चेदी। तो इसमें पहला होगा शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। ये 4 उत्तर साइड, 4 विदेशी आक्रमणकारी और 4 मौर्य साम्राज्य पे बनेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमको ये पढ़ना पड़ेगा, सातवाहन वंश। ठीक, ये हो गया। फिर इनको ठीक करने के लिए अगला साम्राज्य आएगा गुप्त साम्राज्य। ठीक, ये ऋण में चल रहा था, अब यहाँ धन शुरू हो रहा है। ठीक है, ये 319 ईसा पूर्व से शुरू हो जाएगा, 319 से 606 ईस्वी चल रहा है। अब 319 से 606 ईस्वी। ठीक, गुप्त साम्राज्य ये जो विखंडित हुआ था फिर इसको इकट्ठा कर देगा, फिर ये इकट्ठा कर देंगे और पूरा एक बड़ा साम्राज्य फिर बनाएंगे। इसके बाद फिर आएगा गुप्तोत्तर काल। ठीक, मतलब गुप्तोत्तर मतलब गुप्त वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद कौन आए। ठीक है, तो इधर छोटे छोटे 800 से 1200 का। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में मौखरी वंश, हर्षवर्धन वंश, वर्धन वंश, इस तरह से 5-6 राज्य एक साइड बनेंगे। ठीक है, और दक्षिण भारत में संगम वंश उदय होगा, चेरी, चोल और पांड्य। ठीक है, एक उत्तर बनेंगे और दूसरा दक्षिण। ये उत्तर, ये दक्षिण में संगम साम्राज्य। ठीक है,
इसमें आ जाएंगे चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, ये इतना। इधर आएंगे मौखरिक, वर्धन, 5 वंश इधर बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद 800 से 1200 ईस्वी में पूर्व मध्यकाल चलेगा। इसके बाद पूर्व मध्य काल, ये आएगा 800 से 1200 ईस्वी तक चलेगा। इसमें लगभग 36 राजपूत वंश होंगे। 36 राजपूत वंश, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण वंशजों को पढ़ना है, जैसे चौहान हो गया, गाढ़वाल हो गया। ठीक है, ये सारे वंशों को हमको पढ़ना है। तो ये हमारा बनेगा प्राचीन इतिहास। इसी क्रम में हमको पढ़ना है। समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको कैसे सिंधु, वैदिक, महाजनपद, धार्मिक, धर्म में बौद्ध, जैन, शिव, शाक्त, भागवत, और उसके बाद फिर महाजनपद, फिर आ जाएंगे हम मगध साम्राज्य पे आ जाएंगे। मगध साम्राज्य में 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 कौन कौन से होंगे तो आप देख लीजिए, हर्यक, शिशुनाग, नंद। अब इसमें 3-3, 4-4 शासक सब में होंगे। 3-3, 4-4 शासक सब में होंगे। उसके बाद हकमनी या सिकंदर आ जाएगा, फिर मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर में विदेशी और देसी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य फिर भी जब विघटित होगा तो एक साइड 5 साम्राज्य बनेंगे, दूसरे साइड 3 बनेंगे दक्षिण भारत में। फिर ये पूर्व मध्यकाल चलेगा, छोटे छोटे राजपूत राजा इसमें बहुत बनेंगे। कौन सा था ये? ये था प्राचीन काल। मध्यकाल में क्या है? मध्यकाल में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक, इसमें 5 वंश पढ़ेंगे। गुलाम या ममलूक वंश, गुलाम, खिलजी वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। ये इसी क्रम में, क्रम याद रखिएगा, ये इसे पूछता है 4-5 वंश क्रम से कर दीजिए। ठीक, तो ये 1206 से 1300 है 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1400, 1414 से 1451, 1451 से 1526। ठीक, इसके बाद आ जाएगा मुगल वंश, बाबर आ जाएंगे, लेकिन बीच में सूफी संत आएंगे, बीच में सूफी संत आ जाएंगे। और दिल्ली का जब विघटन होगा तो कुछ छोटे छोटे राज्य बनेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ तक क्रमबद्ध। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन, एक तो क्रमबद्धता पूछता है, किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, किसने सबसे कम समय तक। तो आप देखेंगे तो ये है 30 वर्ष सबसे कम। ठीक, और इसको देखेंगे तो ये 96 वर्ष आएगा शायद। देख लीजिए, सबसे अधिक 96-94 आएगा, 94 वर्ष आएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किस वंश से शासन किया? तुगलक। सबसे कम किसने किया? खिलजी। ये क्रमबद्धता व्यवस्थित करिएगा। ठीक है, छोटा बता भी, इसको जब यहाँ पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से तोड़ेंगे, कैसे प्रश्न चाहे जैसे बनाएंगे, फिर गलत होना बंद हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लोदी के बाद एक तरफ तो बाबर आ रहा है। असल में हुआ क्या, जब सल्तनत वो युग चल रहा था तो कमजोर होना यह तुगलक से शुरू हो गया था। तुगलक वंश के बाद नए नए राज्य बनना शुरू हो गए थे। सही बात तो ये है, लेकिन हमको पढ़ना लास्ट में पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है। ठीक, और तुगलक के बाद ही नए साम्राज्य बनेंगे। एक उत्तर भारत बनेगा, उत्तर में, और एक दक्षिण में। तो दक्षिण में 2 बनेंगे, एक बनेगा विजयनगर और दूसरा बनेगा बहमनी। ये 1336 में बनेगा, ये 1347 में बनेगा। विजयनगर में 4 वंश बनेंगे, संगम, सुलु, तुलु और वीड़ु। ठीक,
ये अलग से पढ़ा जाएगा। इधर आ जाते हैं, दूसरी साइड आते हैं। दूसरे इधर जौनपुर, मालवा, गुजरात, ये छोटे छोटे राजा बनेंगे, ठीक। मेवाड़, मारवाड़, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ हर शासक छोटे छोटे बनेंगे। कश्मीर, ठीक। सल्तनत कमज़ोर कहाँ, तुगलक से ही हो रहा है, लेकिन इसके बाद पढ़ा जाएगा, पूरा सल्तनत ख़त्म करने के बाद, ठीक। अब इसके बाद हम सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ये पढ़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ समाज में बहुत अराजकता आ गई थी, उसी को ठीक करने के लिए आंदोलन आएंगे, जागरण आता है, पुनर्जागरण या आंदोलन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल। तो आप देखिए यहाँ कहाँ है, 1226 ना, 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, ठीक। अब यहाँ पढ़ोगे कौन कौन, ऐसे बता दे रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। नहीं समझ में आया, याद कर लीजिएगा। बाबर, बाबर बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ये होगा मुगल काल। इसके बाद उत्तर मुगल काल, इसके बाद उत्तर मुगल काल, लेकिन वो आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाता है। कहाँ पढ़ा जाता है? आधुनिक। यहाँ पे ये मुगल काल तक यही हो जाएगा। इसके बाद दो और पढ़ लेते हैं छोटा छोटा, इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं और वहाँ भी आधुनिक में भी पढ़ते हैं। एक है मराठा, मराठा साम्राज्य पढ़ा जाता है। तो ये आधुनिक और प्राचीन मध्य दोनों में पढ़ लेते हैं। और एक होता है सिख, ठीक, एक होता है सिख। ये दो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो सिख गुरु होते थे ये औरंगजेब ने मरवाया है ना, तो इनके समय में थे, तो इन्हीं के साथ चल रहा है, इस वजह से इनको हमको औरंगजेब समय में ये शिवाजी देखिए थे, तो इनको हम मध्यकाल में पढ़ लेते हैं। मध्यकाल में ये चीज़ें हमको क्रमबद्ध रूप से पढ़नी है। ये मध्यकाल में कुछ विदेशी यात्री भी आएंगे, यहीं से शुरू हो जाएंगे, उनको पढ़ना होगा। अब आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल की शुरुआत जब होगी तो यहाँ यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन, ठीक। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां आएंगी। अब ये आएंगी तो अपना साम्राज्य फैलाएंगी ना, तो दूसरा भारत विजय करेंगी। यूरोपीय कंपनियां जब आएंगी तो भारत विजय करेंगी ना, यहाँ पूरा लिखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का भारत विजय, ऐसा, या साम्राज्य विस्तार। भारत विजय ठीक नहीं है, भारत विजय ठीक नहीं है, क्या? साम्राज्य विस्तार। क्लियर हो गया? अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ेंगे कैसे? तो ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था, ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, फिर कांग्रेस से पहले स्थापित संस्थाएं, कांग्रेस, कांग्रेस के बाद, ठीक है। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन जानते हैं? आंदोलन, आर्य समाज, ठीक है, वेद समाज, इनकी स्थापना और विभिन्न प्रथाओं, सती प्रथा, दास प्रथा, इनका अंत धर्म में पढ़ेंगे। फिर औद्योगिक में लेबर कानून, श्रम कानून पढ़ेंगे कुछ,
ठीक है, ये पढ़ा जाएगा। राजनीतिक चेतना का विकास, हम लोगों में राजनीतिक चेतना कैसे आई? राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास हो गया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बाद गवर्नर जनरल पढ़ लेंगे और विविध पहलू, गवर्नर जनरल और इसी में वायसराय, और फिर विविध पढ़ेंगे जो आज तक होगा। इस तरीके से हमारा इतिहास बनेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आर्थिक प्रभाव है इसमें 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। एक कृषि नीति, कृषि पर प्रभाव, ठीक है, समाज पर प्रभाव, ऐसे। तो ये क्रमबद्धता होगी हमारी पढ़ने की, ठीक। एक एक को पढ़ा जाएगा। अब पढ़ेंगे कैसे? हाँ, हाँ, यहाँ इसी के, अच्छा ये तो उत्तर मुगल काल, ये तो बताए तो थे, वो वहीं आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, यही इसी के बाद वहाँ शुरू हो जाएगा तो आ जाएगा। अब पढ़ेंगे कैसे भैया, ये मामला भी है। तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना होगा किसी का भी, तो उसका भौगोलिक क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमको कुछ भी पढ़ना है, सिंधु सभ्यता, तो इसका पढ़ेंगे क्या, क्या है सिंधु, ये नहीं पढ़ना है। पहले थी कहाँ, भौगोलिक क्षेत्र। सबसे पहले किसी को भी पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक, मतलब वो थी कहाँ। जैसे इस साम्राज्य को पढ़ रहे तो गुजरात कहाँ है, सैयद वंश ये शासन कहाँ कर रहे थे, स्थान, समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र, मतलब उसका शासन कितनी दूर तक था, कितना बड़ा शासन था, ये पढ़ेंगे, ठीक। फिर दूसरी पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ेंगे कि राजा शासन करता था, कैसे करता था, मंत्रिपरिषद क्या थी, कानून कैसे चलते थे, न्याय कैसे मिलता था, ठीक, ये पढ़ेंगे ना। फिर पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में परिवार कैसे थे, मुखिया कौन होता था, गांव का मुखिया, समाज का, महिलाओं की क्या स्थिति, बच्चों की क्या थी और वृद्धों का क्या था, ठीक। आर्थिक में पढ़ेंगे व्यापार कैसे होता था, लेन देन कैसे होता था, सिक्के कैसे चलते थे, वस्तुओं की खरीद बिक्री कैसी होती थी, ये पढ़ेंगे। तो कौन सा पढ़े, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। फिर धार्मिक पढ़ेंगे, पूजा किसकी होती थी, कौन करता था, कैसे करता था, मंदिर थे नहीं थे, मूर्ति थी तो कैसी थी, समझ रहे हैं, मूर्ति थी तो कैसी थी। तो क्या कितने पढ़े, भौगोलिक पढ़े, राजनीतिक पढ़े, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। पहनावा क्या था, ठीक। ये 5 क्षेत्र हर साम्राज्य के हमको पढ़ने पड़ेंगे। इस तरीके से जब हम पढ़ लेंगे, एक का जैसे पढ़ लिए, अब यहाँ से यहाँ जब पहुँचेंगे तो उसमें क्या, पहले क्या था अब क्या बदला, पहले क्या था अब क्या बदला, और पहले जो था क्या हुआ वही है। तो यही इतिहास हो जाएगा, क्या लगातार चल रहा है, निरंतर क्या है और बदला क्या, यही जान लोगे तो इतिहास आपका व्यवस्थित हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, ठीक। अब जैसे आपको सिंधु सभ्यता पढ़ना है तो सिंधु सभ्यता क्या थी, नहीं, पहले थी कहाँ, पाकिस्तान होते हुए आधा भारत का ये पश्चिमी भाग होते हुए इतनी दूर थी। ये क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्र था। ऐसे नहीं समझ पाओगे, सबसे उत्तरी कौन क्षेत्र था, दक्षिणी कौन था, पूर्वी कौन था और पश्चिमी कौन था। उत्तरी आपका जम्मू कश्मीर मांडा था, पूर्वी गिरपुर था, ठीक। दक्षिण में महाराष्ट्र का दाइमाबाद था, उत्तर में सुतकांगेडोर था। इन इतने लंबे क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी ना। कौन कौन सी नदियां थी, ये भूगोल में पढ़ रहे हो, उसका भौगोलिक क्षेत्र। भाई जीवन कैसे चलेगा, बिना पानी के चलेगा, बिना खेती के चलेगा, तो थी तो कैसे थी। अब फिर दूसरा आ गया राजनीतिक। राजनीतिक मतलब कौन शासन को चलाता था,
नहीं तो अराजक हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे टीले पे जो ऊंचे पर रह रहा है वो बड़े लोगों का घर है, शासन वो चला रहे हैं। कुछ नीचे हैं वो सामान्य लोग हैं। रास्ते कैसे थे, पानी की क्या व्यवस्था थी, पानी निकासी की व्यवस्था क्या थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो आप कोई नगर को दिमाग में रख लीजिए, जो जो है वही वही वहाँ फिट कर दीजिए। आर्थिक और सामाजिक में यही है। ठीक, व्यापार कैसे होता था, खरीद फरोख्त, तो क्या लेन देन गांव में ही होता था? ईरान से होता था, तो कहाँ से होता था? ईरान से, इराक से, अरब से अगर हमारा व्यापार होता था तो कहाँ से होता था? लोथल से होता था। लोथल क्या था? गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब आज का बंदरगाह। कैसे पता भाई, कैसे जाने कि वहाँ से व्यापार होता था? तो कुछ सिक्के मिल गए हमको अरबी, तभी तो कोई आया था, कोई तो आता जाता था। अच्छा, एकात मिले तो किसी का इतना मिल गए, इतना मिल गए, तब तो निश्चित रूप से कुछ होता था। या यहाँ की वस्तुएं वहाँ मिली, वहाँ की वस्तुएं यहाँ मिली। जो यहाँ नहीं होता है वो यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ से आया है। और जो यहाँ होता है वो वहाँ मिला है, इसका मतलब यहाँ से वहाँ व्यापार होता था। वहाँ की मुद्राएं यहाँ मिली, यहाँ की मुद्राएं वहाँ मिली। यहाँ की मुहर लगी वस्तुएं वहाँ मिल रही हैं, वहाँ की मुहर लगी यहाँ मिल रही है, इसका मतलब वहाँ से हमारा व्यापार हो रहा है। ठीक, बहुत सारी मूर्तियाँ मिल रही हैं, लेकिन एक मूर्ति मिली कि गगरी में मिट्टी के उसमें से एक पौधा निकल रहा है। ठीक है, और सारी मिली है, लेकिन ये निकला, इसका मतलब पृथ्वी को हम पूजा कर रहे हैं उर्वरता की देवी मानकर, कि उसी से सबका जन्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम जब क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे भैया, तब तो इतिहास बहुत आसान है, और नहीं रटोगे तो फिर ये बस का बात नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? हाँ, 5 पार्ट 6 पार्ट सबके पढ़ने हैं। कोई भी टॉपिक उठाओगे, कितने पढ़ने हैं? 6 पार्ट। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, ये 6 पार्ट कोई भी उठाओगे वही पढ़ना है। फिर एक पढ़ लोगे, दूसरे में क्या बदला, यही देखते चलना है हमको। जैसे इतिहास में प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता है, तो वहाँ हम नहीं पढ़ पाएंगे मंत्रिपरिषद कैसी थी, किस मंत्री को क्या कहा जाता है ना। ये वैदिक में भी नहीं पढ़ पाएंगे, वैदिक में कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मौर्य साम्राज्य में पूरा कैबिनेट मिल जाएगा हमको, गुप्त में पूरा मिल जाएगा। किसको क्या कहते थे, जो वित्त मंत्री होता था, अर्थ मंत्री, उसको क्या कहते थे, जो पैसे को देखरेख करता था उसको क्या कहते थे, जो वसूलता था, जो जमीन की नोट करता था उसको क्या कहते थे, न्यायाधीश को क्या कहते थे ना। तो ये जब इस तरीके से हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो ये बेहद आसान पड़ेगा, नहीं तो कठिन पड़ेगा। अब जैसे विभिन्न धर्म पढ़ोगे तो भागवत धर्म तो यहीं से है, ब्राह्मण धर्म यहीं से है। इन दोनों की आवश्यकता क्या पूरी, क्यों ये इतना बढ़ गए, इसमें क्या समस्या थी? ये कठोर ज़्यादा था, इसकी भाषा कठिन थी, सामान्य लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, उसके विरोध में ये आएंगे, ये सामान्य जन की भाषा पकड़ लेंगे। वो इतना महंगा था, यज्ञ होते थे, बलि दी जाती थी, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं थी यज्ञ करवाना, तो कुछ नया ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इन धर्मों का जन्म होगा, फिर छोटे छोटे जनपद बनेंगे, फिर उसमें कोई ताकतवर होगा, उनको मिलाएगा। अब कैसे मिला रहा है, इसमें भी एक पॉइंट होगा कि जैसे ये एक क्षेत्र है तो अगले वाले कैसे मिला रहा है, तो 2-3 कंडीशन हो सकता है। एक विवाह करके मिला सकता है, दूसरा युद्ध करके मिला सकता है, हाँ, तीसरा और दूसरे तरीके और तरीके हैं उसको मिला सकता है। एक मिलाना कितने प्रकार का है, एक पूरा शासन हम ही करेंगे, एक कब्जा आपको हरा के छोड़ दिया, हमको इतना टैक्स दीजिए बस। भाई मिलाना भी कई प्रकार से अपने साम्राज्य में हुआ, एक तो मिला लिया अब हमारा राजपाट चलेगा, दूसरा ठीक है तुम हार गए हो, हमको इतना सालाना टैक्स दीजिए, आप अपना राजपाट करिए, ये भी तो एक तरीका है। ये विभिन्न तरीके हमको इतिहास में पढ़ने होंगे। मामला समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम पहले इतिहास को, प्राचीन इतिहास अभी देखिए क्या क्या पढ़ना था, तो पहला पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख तो सबसे पहला अभिलेख जो होता है, अभिलेख तो आप देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहला जो सबसे पुराना अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का है, वो एशिया माइनर तुर्की में है। कहाँ है?
तुर्की में एशिया माइनर है, वहाँ पे बोगज कोई नामक अभिलेख मिला। तो जरा बताइए कितना पुराना है? प्रश्न याद रखिएगा आप, कितना पुराना है? 1400। नाम क्या है? बोगज कोई। कहाँ मिला? एशिया माइनर। नहीं, तुर्की नहीं है वहाँ, तब एशिया माइनर, तब तुर्की उर्की नहीं था। तब क्या नाम था उसका? एशिया माइनर था। समझ? तो 3-4 प्रश्न यहाँ से निकले। सबसे पुराना 1400 ईसा पूर्व, नाम बोगज कोई, स्थान एशिया माइनर। पॉइंट। अब क्यों चर्चा में है ये? तो यहाँ पे ब्राह्मण या वैदिक धर्म के 4 देवताओं के नाम मिले हैं। किसके? 4 देवताओं के नाम मिले हैं। नाम उनके सुनिएगा, उनको याद रखिएगा, ये देवता भी पूछे जाते हैं। पहला देखिए, 4 वैदिक देवता। कौन से देवता? ये वाले। इसका मतलब ये वहाँ भी चल रहे थे। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जो आर्य थे वो उधर से, मध्य एशिया से आए थे। इसी आधार पर कहते हैं ना 4 देवता में, इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य। कितने? इन 4 को याद रखना होगा, पूछे जाते हैं। या 3 दे देंगे कि कौन नहीं था, या 3 अलग होगा कौन थे। प्रश्न ऐसे बनेगा। इंद्र, मित्र, वरुण और सत्य कहाँ मिले थे? एशिया माइनर। किस अभिलेख में? बोगज कोई। कितना पुराना था? पॉइंट क्लियर हुआ? एक पहला हो गया। ठीक है, जो एशिया माइनर हुआ उससे किसका मिला है? वैदिक देवता का। इसका मतलब वहां से उस देवता के तिथि, यहाँ ये जो तिथि निर्धारित की गई है वहीं से निर्धारित हुई है। वैदिक काल की जो तिथि निर्धारित हुई है किससे हुई है? एशिया माइनर से। एशिया माइनर अगर 1400 साल पहले मिल रहा है तो इसका मतलब वहां सभ्यता 1500 के आसपास थी, 100 साल पहले से थी। नहीं भाई, कैसे जाने ये 1500 साल पहले पुरानी है? 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो 1400 में वो देवता थे। समझ रहे हैं? और उसके पहले जा रहे हैं तो सिंधु सभ्यता थी, तो बहुत पहले तो जा ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? पहला अभिलेख समझ में आया, सबसे पुराना है, चर्चा में रहता है, तो ये अनिवार्य है। अब आते हैं भारत पे। भारत में अभिलेखों की शुरुआत अगर मानी जाती है तो वो मानी जाती है किसकी? अशोक से। किसने शुरू किया? अशोक ने। तो अशोक के अभिलेख 300 ईसा पूर्व, इससे लगभग 1100 ईस्वी के बाद मिल रहे हैं। तो 300 ईसा पूर्व अशोक के अभिलेख मिलते हैं। एक विद्वान थे D.R. भंडारकर, उन्होंने केवल अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। अभिलेख के आधार पर उन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया। कौन? D.R. भंडारकर। ठीक, अब यहां से देखिएगा, तो अशोक के जो अभिलेख थे लिपि होती थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमेइक, 4 लिपियां थी। चारों लिपियों में किसका लिखा गया था? अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्मेइक, ये 4 लिपियां थी। अशोक के जो अभिलेख थे चारों लिपियों में लिखे गए थे। ठीक है, अब अशोक का नाम जो होता है, अशोक का नाम अशोक ये मिला है 4 ठो में, मास्की, गुर्जरा, नेट्रूर और उदयगोलम में। अशोक का नाम लिखा हुआ स्पष्ट अशोक किसमें? मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्टूर में। इन 4 में अशोक के नाम मिलते हैं। ठीक, अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम पियदस मिलता है। देवनाम पियदस, इसका मतलब देवों का प्यारा, देवों का प्यारा। ठीक, फिर कुछ अभिलेख हैं जैसे हाथी गुफा अभिलेख। तो ये कलिंग नरेश, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग नरेश खारवेल ने लिखवाया था। इसमें क्या होगा? खारवेल के समय के शासन प्रशासन, उनकी खारवेल के जीवन के बारे में संबंधित होगा। ठीक, तो हाथी गुफा किससे संबंधित है? तिथि रहित अभिलेख है ये, इनकी विशिष्टता हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है जूनागढ़ या गिरनार, इसको रुद्रदामन ने लिखाया था, संस्कृत में लिखा गया है। एकमात्र अभिलेख जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? जूनागढ़। या तो जो सुदर्शन झील बनवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे, उसका वर्णन इसमें मिलता है। पश्चिम से जो आक्रमण हो रहे थे उसके वर्णन इसमें मिलते हैं। तो पॉइंट क्या इसमें याद रखना है? संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में है। फिर नासिक, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री में। सातवाहन वंश जानते हैं? सातवाहन में एक गौतमी बलश्री मिलेंगे, जितने हैं वहाँ पे जितने राजा बनेंगे सबके आगे माँ का नाम लिखा रहता है सातवाहन वंश में। ठीक, तो गौतमी बलश्री ने लिखा है। ठीक, और फिर प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्ता का है। एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। भीतरी स्कंदगुप्त का है। और मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं।
कौन से? अभी प्राचीन काल के हैं, बीच में और अभिलेख मिलेंगे, ठीक, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल मोटा मोटा हम लोग छोटी छोटी जानकारी लेते हुए सिंधु सभ्यता पे पहुँचेंगे, तो वहाँ से पढ़ाई शुरू होगी। कल हम पूरे अभिलेख साहित्य के बारे में थोड़ा लिखा के आप लोगों को जानकारी देंगे। कल के बाद 1-2 क्लास के बाद ही हम सिंधु सभ्यता पे पहुँचेंगे, ठीक, अगले दिन अब